गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेज। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ बेहतर होंगे। मैं विपिन सर आप लोगों के लिए एक बार फिर से एक नए लेक्चर वीडियो के साथ आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। जैसा कि आशा करते हैं आप लोग घर पे रह करके अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और जो भी वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है उस वीडियो के माध्यम से आपको प्रतिदिन नए नए टॉपिक के बारे में बताने जाने का प्रयास किया जा रहा है और आशा करते हैं टॉपिक आपको समझ में भी आया होगा। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को कमेंट लाइक करिएगा और वीडियो को स्किप ना करके पूरा देखिएगा, ठीक है। वीडियो के अंत तक बने रहने पर चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो हम अब चलते हैं आज के इस वीडियो में एक नए लेक्चर टॉपिक के साथ चर्चा करेंगे, जो कि हमारा सब्जेक्ट वही है वंशागत का आणविक आधार। वंशागत के आणविक आधार वाले चैप्टर से ही हम रिलेटेड टॉपिक आज डिस्कस करेंगे। तो ये सब्जेक्ट बायोलॉजी क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। और वंशागत का आणविक आधार ये चैप्टर का नाम है और वंशागत का आणविक आधार ये क्लास 12 के यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, जितने भी लगभग हिंदी बोर्ड वाले हैं सब के सब प्रदेश के हिंदी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है गाइस। यही सेम क्वेश्चन, यही सेम परीक्षा का पैटर्न लगभग हर हिंदी बोर्ड वाले के एग्जाम में आना है, ठीक है गाइस। तो सब कोई बने रहो, चाहे बिहार हो, एमपी हो, यूपी हो, सभी स्टूडेंट्स के लिए है। तो आइए हम देखते हैं आज के इस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है गाइस, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो हम चर्चा करेंगे आपसे, सबसे पहले कल मैंने आपको डिस्कस किया था कि डीएनए क्या है, ठीक है। अर्थात डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है, ठीक है। डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है। कैसे सिद्ध हुआ कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है, प्रोटीन नहीं है? तो मैंने कल आपको वीडियो में बताया था, ग्रिफिथ ने प्रयोग किया, सेज हर्से ने फाइनली प्रयोग करके ये डिसाइड कर दिया था कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। तो अब हम उसी डीएनए से रिलेटेड ही आगे पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अभी तो हमने ये पढ़ा कि आनुवांशिक पदार्थ है कौन, डीएनए है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं डीएनए क्या है, क्या करता है, संरचनाएं कैसी होती है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ डीएनए क्या होता है, इन सब बातों को इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ध्यान से समझिएगा। तो आइए देखते हैं वीडियो में। तो बेटा सबसे पहले डिफिनीशन ऑफ डीएनए अगर बात की जाए, पहला टॉपिक कि डीएनए की परिभाषा क्या है, कैसे बताओगे? तो सबसे पहले मैंने कल ही बताया था कि एक लाइन, डीएनए इज अ नोन एज जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल है, अर्थात आनुवांशिक पदार्थ है। क्या है? आनुवांशिक पदार्थ है। तो मैंने यहाँ लिखा भी, इसकी हिंदी वर्जन यहाँ ट्रांसलेट किया है, डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। अगर ये आनुवांशिक पदार्थ है तो इसका काम क्या है? तो जो एक पीढ़ी के लक्षणों को, ठीक है, एक पीढ़ी के लक्षणों को जैसे रंग, रूप, आकार, लंबाई, चौड़ाई, ये सब, ठीक है, दूसरी पीढ़ी में, अर्थात दूसरी पीढ़ी का मतलब संतान होता है, होने वाली जनरेशन, आने वाले बच्चे, दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता है, ठीक है कि नहीं? तो बोलो, क्लियर हो गया ना? डीएनए क्या है? डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है, ऐसा आनुवांशिक पदार्थ है जो एक पीढ़ी का मतलब बेटा होता है यहाँ पर माता पिता से, पेरेंट्स, जनरेशन से होता है, ठीक है। पेरेंट्स पीढ़ी को लक्षणों को दूसरी पीढ़ी अर्थात संतानों में ले जाने का कार्य करता है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था, फिर से बता रहा हूं कि जैसे आपकी शक्ल सूरत क्या है, आपके माँ बाप से मिल रहा है, तो आपके माँ बाप से आप में कौन ले आया? जिसने ले आया वही आनुवांशिक पदार्थ है, अर्थात डीएनए है, ठीक है कि नहीं? ये आपको मैंने एक छोटा सा लाइन देकर के एक 60 शब्दों में डीएनए को डिफाइन करने का प्रयास किया, ठीक है। फिर नेक्स्ट हेडिंग आता है गाइज, डीएनए का रासायनिक संगठन क्या है, ठीक है। रासायनिक संगठन का मतलब होता है केमिकल कंपोजिशन, ठीक है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ डीएनए। इसको आप इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हो, केमिकल कंपोजिशन ऑफ डीएनए, अर्थात डीएनए का रासायनिक संगठन क्या है। रासायनिक संगठन का मतलब ये है कि डीएनए किन चीज़ों से मिलकर बना है, कौन कौन से पदार्थों से मिलकर बना है। जैसे आपको गाइस पता होगा, एक मकान है तो मकान में ईंट लगता है, सीमेंट लगता है, सरिया लेता है, रेता, बालू, ये सब लगता है। तो जो डीएनए बना है ये किन किन पदार्थों से मिलकर बना है, ठीक है, उसी की बात हम इस हेडिंग में करेंगे, ठीक है। तो डीएनए का रासायनिक संगठन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा डीएनए का रासायनिक संगठन इस प्रकार है, ठीक है। किस प्रकार है? नीचे सबसे पहले गाइस, डीएनए कुल मिलाकर के 3 रासायनिक पदार्थों से मिलकर बना होता है। कितने रासायनिक पदार्थों से बना होता है? 3 प्रकार के रासायनिक पदार्थों से मिलकर बना होता है, जिसमें पहला आपका है शर्करा। और शर्करा में अगर बात की जाए, जैसे शर्करा तो बहुत शर्करा है, ग्लूकोज भी शर्करा है, चीनी भी है, राइबोज से शर्करा है, बहुत सारे शर्करा है। इसमें कौन सी शर्करा होती है? तो ये देखो, डीएनए का डी है ना, डी शर्करा होती है। डी का मतलब क्या होता है? डी ऑक्सी, ठीक है, डी ऑक्सी राइबोज शर्करा, ओके, क्लियर हो गया? शर्करा, शर्करा,
ये आपका क्या हो गया, डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है। तो ध्यान दीजिएगा कि 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव के रूप में कि डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, क्या नाम है उसका, या डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा का नाम बताओ। तो मैंने आपको क्लियर किया कि डीएनए में शर्करा पाई जाती है उसका नाम डीऑक्सीराइबोस शर्करा है। ज़्यादा रटना नहीं है, डीएनए का जो डी है, डी फॉर डीऑक्सीराइबोस शर्करा। तो यहाँ पर आपको मैंने क्लियर किया कि बोलो क्या बताओगे कि डीएनए में जो शर्करा है कौन सी है, डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और दूसरा क्या होता है बेटा, फास्फेट समूह होता है। फास्फेट समूह जो होता है डीएनए में ये भी पाया जाता है और ये फास्फोरिक अम्ल के रूप में होता है। ठीक है, किस रूप में होता है, फास्फोरिक अम्ल के रूप में होता है, जिसका आणविक सूत्र होता है H3PO4 होता है। ठीक है, तो फास्फेट समूह अर्थात फास्फोरिक अम्ल के रूप में ये फास्फेट समूह भी डीएनए में रहता है। और नाइट्रोजनी क्षारक, जो सबसे इंपॉर्टेंट पदार्थ सब्सटेंस ऑफ डीएनए है वो नाइट्रोजनी क्षारक है, अर्थात डीएनए में क्या होता है, नाइट्रोजनी क्षारक भी होते हैं। तो कुल मिला के गाइज हम ये कह सकते हैं कि शर्करा, फास्फेट समूह, नाइट्रोजनी क्षारक, यही 3 पदार्थ मिल करके क्या करते हैं, डीएनए का निर्माण करते हैं। अब आपके मन में बात आ रही डीएनए होता कैसे है यार, टेढ़ा होता, मेता, लंबा, चौड़ा, गोला कैसे होता है। तो हम आपको अभी इसके बाद जो बताने जा रहे हैं उसमें डीएनए की संरचना बताएंगे, लेकिन थोड़े समय के लिए यहाँ पर आप देख लो तो डीएनए कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, डीएनए कुछ इस तरह से होता है गाइस। ठीक है, इस तरह डीएनए है। तो अब ये अगर डीएनए है ये किससे मिलकर बना है, तो 3 पदार्थ हो, शर्करा, फास्फेट समूह और नाइट्रोजनी क्षारक। तो याद हो गया होगा कि ये तीनों पदार्थ मिलकर बने होते हैं, मिलकर के डीएनए का निर्माण करते गाइस। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम नाइट्रोजनी क्षारक में कैटेगराइज करना चाहेंगे कि डीएनए में 2 तरह का नाइट्रोजनी क्षारक होता है। कितने तरह का होता है, 2 तरह का नाइट्रोजनी क्षारक होता है। तो यहाँ हम लिख रहे हैं फर्स्ट और सेकंड। पहला जो होता है बेटा ये प्यूरिन होता है। क्या होता है, प्यूरिन। प्यूरिन क्या है, डीएनए में पाई जाने वाला नाइट्रोजनी क्षारक होता है। और दूसरा जो होता है पिरामिडीन होता है बेटा। ठीक है, क्या होता है, पिरामिडीन होता है। ठीक है गाइज, तो प्यूरिन, पिरामिडीन 2 क्षारक होते। अब प्यूरिन में भी गाइज 2 है, ए और बी हम लिखते हैं। तो इसमें जो है आपका, या 2 के 1 और 2 लिखता हूँ। तो पहला जो है आपका प्यूरिन में एडेनिन है। क्या है गाइज, एडेनिन है, और इसको ए से लिखा जाता है, इसका सिंबल ए है। अगर डीएनए में कहीं ए लिखा है खंडों में तो इसका मतलब एडेनिन समझना। ठीक है, और दूसरा आपका है ग्वानिन। ग्वानिन होता है, इसको जी से लिखते हैं। और पिरामिडीन में भी 2 है, तो यहाँ पर भी हम आपको लिख रहे हैं। 2 में क्या है, थायमीन है पहला, और थायमीन को टी से लिखते हैं। और ये साइटोसिन है। ठीक है गाइज, क्या है, साइटोसिन है, और साइटोसिन को हम किससे लिखते हैं, सी से लिखते हैं। ठीक है कि नहीं। तो इस तरह से आपको नाइट्रोजनी क्षारक में कौन कौन से क्षारक हैं, 2, प्यूरिन, पिरामिडीन। प्यूरिन में भी 2 होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन। एडेनिन को कैपिटल ए से व्यक्त करते हैं और ग्वानिन को कैपिटल जी से व्यक्त करते हैं। ठीक है, और पिरामिडीन में भी 2 हैं, थायमीन टी से और साइटोसिन सी से व्यक्त किया जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि डीएनए में जो नाइट्रोजनी क्षारक होता है वो 2 प्रकार का होता है, प्यूरिन, पिरामिडीन। प्यूरिन के भी 2, एडेनिन, ग्वामिन, थायमीन, साइटोसिन। अब होता क्या है कि जो आप ये डीएनए देख रहे हो बेटा, ठीक है कि नहीं, जो आप इस तरह से डीएनए की संरचना देख रहे हैं, ओके, इसके बीच में जो ऐसे डंडी जैसी संरचनाएं आपको दिख रहे हैं, ठीक है ना, जो बीच में डंडी दिख रही, लाइन दिख रही है, इस लाइन का निर्माण ही कौन करता है, नाइट्रोजनी क्षारक कहते हैं। जैसे अगर हम बनाएं, यहाँ ए है, यहाँ टी है, यहाँ जी है, सी है, तो किसी डीएनए में हमेशा नाइट्रोजनी क्षारक जो होता है वो ए का टी के साथ होता है, जी का सी के साथ रिलेशन होता है। ठीक है, ए का टी का मतलब क्या हुआ कि जो आपका एडेनिन है ये इसके साथ ऐड होता है, और जो ग्वानिन है वो साइटोसिन के साथ ऐड होता है। मतलब एक का प्यूरिन, प्यूरिन में 2 है ना, एडेनिन, ग्वामिन, तो ये आपस में नहीं रिलेट करते हैं। प्यूरिन का एडेनिन पिरामिडीन वाले के थायमीन से जाकर के क्या होता है, हाइड्रोजन बांध की सहायता से मिल करके डीएनए का निर्माण करता है। और पिरामिडीन में भी क्या होता है कि प्यूरिन का ग्वानिन पिरामिडीन के दूसरे साइटोसिन से मिलकर के क्या होता है, जोड़ा बनाता है, अर्थात ए का साथ हाइड्रोजन बॉन्ड से बनाता है, टी के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, और जी जो होता है वो भी 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ सी के साथ जुड़ता है, और कुछ इस तरह से ऐसी संरचना बनती हुई चली जाती है। ठीक है कि नहीं।
तो ये जो आपके दोनों अक्ष हैं इनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है बेटा, नाइट्रोजनी क्षारक कर रहा है, अर्थात AT के साथ G, और AC मत करना, AG मत करना, A और T के साथ रहेगा, G हमेशा C के साथ रहेगा। वो भी किसके बांध से जुड़े बेटा, ये कटी लाइन जो देख रहे हो, कटी लाइन को हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, A और T में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है, जबकि G और C के साथ ग्वानिन और साइटोसिन साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा ये क्या करते हैं, DNA की संरचना मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज क्लियर हो गया कि DNA कितने प्रकार के रासायनिक पदार्थों से मिलकर बना है। तो कितने प्रकार के रासायनिक पदार्थों से गाइस, 3, शर्करा, फास्फेट समूह, नाइट्रोजनी क्षारक। नाइट्रोजनी क्षारक में जो ध्यान देने वाली बात है वो 2 होता है, प्यूरिन, पिरामिडिन। प्यूरिन में भी 2 है, एडेनिन, ग्वामिन, थायमिन, साइटोसिन। एडेनिन को A से, ग्वानिन को G से, थायमिन को T से, साइटोसिन को C से लिखते हैं, क्योंकि पूरा नाम नहीं लिखते, सिर्फ ATGC प्रयोग करते हैं। और जब DNA की संरचना का निर्माण होता है तो उस समय एडेनिन A, ग्वानिन G और थायमिन साइटोसिन C। तो इसमें एक का प्यूरिन एडेनिन का, ठीक है, पिरामिडिन से जाके जुड़ा है, ये देखिए आप पिरामिडिन वाले में। और दूसरा जो ग्वानिन का G है ये भी पिरामिडिन के देखिए साइटोसिन से आके क्या हुआ है, जुड़ा है। ठीक है कि नहीं। तो इस तरह से ये केमिकल कंपोजिशन ऑफ DNA था, आपने इसको भी समझ लिया होगा। ये मैंने डिफिनेशन थोड़ा सा आपको 2 लाइन में बताई। अब आप इसको नोट करें, हम आगे चलते वीडियो में। ठीक है, फटाफट सभी गाइस DNA की परिभाषा और केमिकल कंपोजिशन ऑफ DNA भी नोट कर सकते हैं। सभी लोग फटाफट नोट करो। तो नोट कर लियो गाइज आप लोगों ने, DNA का रासायनिक संगठन, परिभाषा आपने नोट किया होगा भी। अब हम इसी क्रम में DNA से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करेंगे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन, आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप अंसाल उठा के देख भी सकते हैं कि ये हेडिंग, ये जो टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ DNA, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया। ठीक है, DNA से रिलेटेड अगर ज़्यादा कुछ पूछा जाता है तो सिर्फ वो पूछा जाता है DNA की संरचना या DNA का मॉडल पूछा जाता है, या फिर यही क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि वाटसन एवं क्रिक मॉडल, DNA का वाटसन एवं क्रिक मॉडल बताइए, इस तरह से पूछेगा। ठीक है, या तो कहेगा DNA का मॉडल बताइए या तो वाटसन क्रिक मॉडल बताइए। इस तरह से ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ गाइड, तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है कि नहीं। तो अब हम चर्चा करते हैं वाटसन क्रिक मॉडल क्या है। अर्थात जब DNA को आनुवंशिक पदार्थ घोषित किया गया, तो जब उसका स्ट्रक्चर का अध्ययन किया जाने लगा, तो उसमें सबसे सही और सबसे परफेक्ट स्ट्रक्चर किसने बताया, वाटसन एवं क्रिक ने बताया। ठीक है कि नहीं। और इसीलिए वाटसन क्रिक फेमस हुए, और DNA के जो वाटसन क्रिक मॉडल है वही मॉडल वर्तमान समय में क्या है, DNA के लिए परफेक्ट माना जाता है। ठीक है, इसलिए यही क्वेश्चन एग्जाम में क्या किया जाता है, पूछा जाता है। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए, ऐसे रट जाएगा, बहुत ज़्यादा आपको कुछ वो करने की, मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है गाइस। ठीक है, तो क्या ध्यान देना है बेटा, DNA पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की बनी हुई, ठीक है, द्विकुंडलित सर्पिलाकार या सीढ़ीनुमा संरचना होती है। दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट कि DNA की संरचना कैसे होती है। वाटसन एवं क्रिक ने क्या बताया कि DNA सर्पिलाकार या सीढ़ीनुमा होती है, और वो भी क्या होती है, कुंडलित होती है, द्विकुंडलित। मतलब जैसे 2 सर्प होते हैं, इस तरह से ऐसे लिपटे होते हैं, कुछ इस तरह से क्या होता है, DNA की संरचना होती है। ठीक है, एक कुंडली ये और ये दोनों ऐसे क्या है, आपस में लिपटे हैं, तो इसी को द्विकुंडलित कहते हैं। या सर्पिलाकार, जैसे 2 सर्प आपस में ऐसे लिपटे हुए होते हैं, तो इस तरह से होती है। ठीक है, या एक सीढ़ी आपने देखा होगा, एक सीढ़ी तो ऐसे होती है, बट एक सीढ़ी ऐसे सीधा होता है ना, ऐसे घुमावदार ऐसे जाता है, तो ये इस तरह से होता है। तो वाटसन एवं क्रिक ने क्या कहा बेटा, DNA की संरचना कैसे होती है, DNA पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है, जिसकी संरचना द्विकुंडलित होती है, सर्पिलाकार, द्विकुंडलित सर्पिलाकार या सीढ़ीनुमा संरचना होती है। ठीक है, यही इनका मेन पॉइंट है, मेन फैक्ट है। ठीक है, सर्पिलाकार या सीढ़ीनुमा होता है। ठीक है, अब जिसमें एक प्यूरिन एक पिरामिडिन से, अभी मैंने बताया था ना, नाइट्रोजनी क्षारक DNA में एक प्यूरिन एक पिरामिडिन आपस में क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो वही जिसमें एक प्यूरिन एक पिरामिडिन के ठीक सामने क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, जिसमें एडेनिन अर्थात A थायमिन T के साथ क्या होता है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या होता है, जुड़ा। हाइड्रोजन बॉन्ड माने कटी लाइन, अगर 2 के बीच कटी लाइन है तो हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। ठीक है, तो बोलो, जिसमें एक प्यूरिन एक पिरामिडिन के ठीक सामने जुड़े होते हैं, और इसमें भी एक एडेनिन थायमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या होता है, जुड़ा होता है। और ग्वानिन यानी G साइटोसिन C के साथ ये भी 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ क्या होता है, जुड़ा होता है। ठीक है,
अब इसके प्रत्येक अक्ष यानी समाक्षर की जो मोटाई होती है वो 3.4 होता है, ठीक है कि नहीं? कितना होता है? 3.4 होता है। यहाँ पर मोटाई के बजाय हम दूरी भी कह सकते हैं, यहाँ दूरी कर देते हैं, ठीक है कि नहीं? इसके प्रत्येक अक्ष समाक्षर की दूरी 3.4 एंगस्ट्राम होती है। अगर एनएम में लेंगे तो 0.3 एनएम होता है, ठीक है। और इसके प्रत्येक 10 समाक्षर के बाद एक बार क्या होता है? ऐंठन करता है। मतलब जो डीएनए क्या हुआ है, ऐसे ऐंठा हुआ है, ठीक है, उन दोनों ऐंठन के बीच में क्या होता है? 10 समाक्षर होते हैं। जैसे ये देखो, यहां से एक बार ऐंठा, तब दोबारा चलकर यहां ऐंठ रहा है, तो इसके बीच में ऐसे 10 लाइनें होंगी। 10 लाइनों का मतलब यही समाक्षर है, अर्थात ए का टी के साथ, जी का सी के साथ, ए का टी के साथ, जी का सी के साथ। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही एक खंड में कितने? 10 समाक्षर जब हो जाते हैं तब यहीं से ऐंठ जाता है। फिर 10 होगा, फिर यहीं से ऐंठ जाएगा, फिर 10 होगा, फिर यहीं से क्या होता है? ऐंठ जाता है। अर्थात प्रत्येक 10 समाक्षर के बाद क्या होता है? डीएनए का पराकुंडलन या डीएनए का क्या होता है? ऐंठन होता है, अर्थात मुड़ा होता है, ठीक है गाइज। तो यही चीज है कि यहाँ या प्रत्येक 10 समाक्षर के बाद एक बार ऐंठ जाता है, जिसकी दूरी 34 एंगस्ट्राम होती है। कितनी होती गाइज? 34 एंगस्ट्राम होती है। मतलब जो ऐंठा है, यहाँ से जो ऐंठा है यहाँ तक, इसकी दूरी कितनी है? 34 एंगस्ट्राम होती है, ठीक है कि नहीं? जो 10 खंडों पर ऐंठ रहा है, इस टोटल 10 खंडों की यहाँ से यहाँ अगर दूरी देखें हम, तो 34 एंगस्ट्राम क्या होती है, ठीक है। और इसकी चौड़ाई 20 एंगस्ट्राम होती है, यानी डीएनए की जो चौड़ाई है ये, ठीक है, ये कितना होता है? 20 एंगस्ट्राम होता है टोटल, ठीक है कि नहीं? और 20 एंगस्ट्राम होता है, ठीक है। और डीएनए के घुमाव में एक दीर्घ खांच और एक लघु खांच का निर्माण होता है, ठीक है। जो डीएनए ऐसे घुमा है उसमें एक दीर्घ खांच होता है, माइनर ग्रूव, और एक लघु खांच, मेजर ग्रूव। मेजर माने दीर्घ खांच, माइनर माने लघु खांच भी होती है, ठीक है। तो ये रहा वाटसन एवं क्रिक जो ने मॉडल में अपनी बातें बताई थी। वो कुछ इंपॉर्टेंट बात को हमने यहाँ पर परीक्षा के इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदु इस मॉडल का मैंने यहाँ पर आपको बताया, ठीक है। ध्यान क्या रखना है गाइस? सिंपल सा यार, बोलो अब ऐसे रखना कि डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना हुआ द्विकुंडली सर्पिलाकार या सीढ़ीनुमा क्या होती है गाइस? संरचना होती है, ठीक है, जिसमें एक एडेनिन थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है और ग्वानिन साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है, ठीक है। और डीएनए प्रत्येक 10 समाक्षर पर क्या होता है? एक बार ऐंठन करता है, जिसके ऐंठन की दूरी 3.4 एंगस्ट्राम होती है। और जो ये समाक्षर होते हैं इनकी दूरी 3.4 एंगस्ट्राम, ये देखो 3.4 एंगस्ट्राम, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3.4, मतलब बीच में जो डंडे हैं समाक्षर इनको कहते हैं, तो इनके बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्राम। और एक ऐंठन से दूसरे ऐंठन की दूरी क्या होती है? 34 एंगस्ट्राम होती है, ठीक है गाइज। तो ये कहीं ना कहीं आपको पेपर में पूछा जा सकता है, एकदम आने के क्वेश्चन चांसेस ज़्यादा हैं गाइज। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब संरचना हम देखते हैं, डीएनए की संरचना कैसे बनाओगे, ठीक है। सपोज करिए बनाना हुआ, एक बार हम फिर से मिटा के बना रहे हैं गाइज, तो आप लोग ध्यान से देखिए कैसे बनाना है, ठीक है। तो देखिए, ठीक है, ये वर्णन करने के साथ साथ इसको लिखना भी है, तो इस तरह से आप, ठीक है, ये देखिए बन गया ना। अब ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। अब ये सर्पिलाकार दिख रहा होगा, ए का टी के साथ और जी का सी के साथ। मैंने कहा याद रहे, एक में कम से कम 10 खंड होते हैं। कितने होते हैं? 10 खंड होते हैं। लेकिन जो है क्या कहते हैं, अब इसमें 10 दिखाना संभव नहीं। और इसके बीच क्या है? डॉटेड लाइन, कटी लाइनें द्वारा ये क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। और जी सी के साथ कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो ये देखो 3 बॉन्ड, ठीक है। फिर इस तरह से ए का टी के साथ, जी का सी के साथ, ए का टी के साथ, जी का सी के साथ, ए का टी के साथ, जी का सी के साथ, सी का जी के साथ, ठीक है, ए का टी के साथ, फिर जी का सी के साथ। इस तरह से आप कर सकते हो। और यहाँ पर आप ऐसे ही बॉन्ड बना सकते हो, ठीक है। 2 बॉन्ड रहेगा, जी सी में 3 बार होता है, और एटी में आपका कितना बार रहेगा? 2 बार, और जीसी में आपका 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, ठीक है गाइज। तो ये रहा डीएनए संरचना। अब यहाँ से, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है 34 एंगस्ट्राम, और प्रत्येक समाक्षर की दूरी जो है
3.4 एंगस्ट्राम, और इसकी जो चौड़ाई होती है जो 20 एंगस्ट्राम होती है, ठीक है। और यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं ये आपका एक तरफ वाला क्या होता है, दीर्घ खांच कहलाता है, और इस तरफ वाला जो क्या होता है, लघु खांच कहलाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या है, डीएनए का वाटसन एवं क्रिक मॉडल है। समझ में आई गाइस कि नहीं? तो डीएनए का ये वाटसन एवं क्रिक मॉडल मैंने आपको बताया। अगर पेपर में क्वेश्चन आ रहा है तो आप ये पॉइंट नोट करिए, लिखिएगा, और इस पॉइंट को लिखने के बाद ये फिगर बनाइएगा और आपको नंबर पूरा क्या होगा, मिलेगा, ठीक है गाइज। तो इसको नोट करें।